हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। और आज की वीडियो जो है आप शीर्षक में जैसे देख रहे हैं कि सवारी अपने माल की स्वयं जिम्मेदार होगी। ये अगर आपने किसी भी स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस में स्पेशली नॉर्थ इंडिया में ट्रेवल किया होगा तो ये लाइनें जरूर पड़ी होंगी। और हरियाणा रोडवेज के अंदर तो ये स्पेशल लाइनें होती थी, सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार होगी। और अगर आपने कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो वहाँ पर चाहे वो यूपी रोडवेज की बस हो, आपको हरियाणा रोडवेज की बस हो, या आपकी हिमाचल प्रदेश टूरिज़्म की बस हो, या उनके रोडवे हिमाचल प्रदेश टूरिज़्म की हो, पंजाब रोडवेज की बस हो, आप नॉर्थ इंडिया में चाहे मध्य प्रदेश चले जाएँ या राजस्थान चले जाएँ, आप किसी भी रीजन में चले जाएँ, उन रोडवेज बसेस के अंदर एक चीज़ ज़रूर लिखी रहती थी। और अब तो पता नहीं लिखी रहती नहीं रहती, लेकिन हम बचपन में जब जाते थे तो ये चीज़ें जरूर लिखी होती थी कि सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार होगी। आप कहोगे सर आज ये क्या बात कर रहे हो आप। अरे सर, स्टॉक मार्केट का चैनल है, सवारी सामान की जिम्मेदार होगी, ये क्या बातें आप कर रहे हो हमारे साथ। ये बातें मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ आपके साथ। अब देखिएगा, जब ये लाइनें लिखी होती थी ना तो बड़ी समझदारी से लिखी होती थी। यानी कि वो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अपना पल्ला झाड़ लेती थी कि भाई देख, सामान तेरा, संभाल तू कर, खो गया तो हमारे पास मत आइयो, जाना है भैया पुलिस में कंप्लेंट कर दियो, मिल गया तो ठीक है, हमने पहले लिख दिया है। और वास्तव में एक तरीके की इंस्ट्रक्शंस होती थी कि भाई ये कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हालांकि वो अपनी लीगल लायबिलिटी से बच पाते नहीं बच पाते, वो एक अलग मैटर्स है। बट अगर हम इसको लॉ की लैंग्वेज में बोले तो लॉ ऑफ टोर्ट्स के माध्यम से अगर हम बात करें तो जो टोर्ट्स वाली जो लायबिलिटी है उससे जनरली रोडवेज जो बसेस हैं अब उनकी जो अथॉरिटीज बच पाती थी। इसी तरीके से आपने देखा होगा बहुत बार जब आप किसी पावर स्टेशन के पास जाते हैं या कोई बड़ा ट्रांसफार्मर होता था तो उस पर लिखा होता था 440 वोल्ट है, छूना है मना, ठीक है। और एक खतरे का निशान लगा होता था कि भाई अगर छुएगा ना मर भी सकता है और यहीं पे कंकाल बन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसी तरीके से जब आप कोई भी पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं या घर में फिनिट आती थी पहले, तो जब उसको हम यूज़ करते थे तो उस पर साफ साफ लिखा होता था। आजकल फिनिट नहीं आती, आजकल तो जो है आज की डेट में तो हिट आती है। पहले वो दवाइयाँ डालनी पड़ती थी डब्बों में और फिर वो स्प्रे करते थे, कमरे को बंद करते थे 1 घंटे 2 घंटे के लिए कि भाई मच्छर वगैरह मच्छर मक्खी ख़त्म हो जाए। लेकिन अभी ज़माना बदल गया है, लेकिन चीज़ें नहीं बदली हैं। हम एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अब एक तरीके से रियलिस्टिक से थोड़ा सा दूर जा रहे हैं। और शेयर मार्केट के प्रोस्पेक्ट में मैं बात करूं तो एक आर्टिफिशियल तेज़ी जो है हमें बाज़ार में देखने के लिए मिल रही है। तो मैं तभी बोल रहा हूँ कि सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार होगी। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि जब सवारी सामान की स्वयं जिम्मेदार होगी तो क्या होता था कि जो रोडवेज की बसेज होती थी जहाँ आपकी सीट होती थी उसी के ऊपर सामान रखने की जगह होती थी। आप राजधानी में भी ट्रैवल करेंगे या शताब्दी में भी ट्रैवल करेंगे, वहाँ पर भी सिमिलर तरीके की सिचुएशन होती है। तो आप जब भी ये लाइन पढ़ेंगे तो आप कोशिश ये करते थे कि सामान अपने ऊपर वाली साइड में रखेंगे या सामने वाले में रखेंगे, क्योंकि जो आपके सामने पड़ रही है जो उस पर तो आप नज़र रखेंगे। तो आप क्या सेटिंग करते थे सामने सीट वाले से कि भाई देखो मुझे सामान, मैं इस सीट पे बैठा हूँ और मुझे तुम्हारे सर के ऊपर जो सीट है वहाँ पर सामान जो है नज़र आता रहेगा, मेरा सामान अगर वहाँ रखा होगा। इसी तरीके से तुम अगर मेरे सर के ऊपर जो सामान रखोगे तो सीधी सी बात है, क्योंकि वहाँ पर वो सामान रखने की जगह बनी होती थी, तो वो कहता था कि ठीक है जी आप मेरी सर के ऊपर रख दो और मैं आपके सर पे रख दूँ। तो शेयर मार्केट यही है कि एक आदमी बेचता है तो दूसरे के सर पे चला जाता है और दूसरा खरीदता है तो दूसरे के सर पे। तो जब आप प्रॉफिट कमाते हैं और दूसरा खरीदता है और उसको बाद वो और ऊपर प्राइस बेचता है तो वो भी प्रॉफिट कमाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप चलती है, तो इस तरीके से सेफ्टी चलती है। और जब हम कभी किसी शेयर को सस्ता बेच देते हैं तो बहुत लोग पूछते हैं यार आपने तो बेच दिया, तो मैं उसको यही बोलता हूँ कि भाई जिसको मैंने बेचा उसको भी तो कुछ कमाना था, तो भगवान ने तो सबके लिए प्रॉफिट रखा है ना। तो मेरे हिस्से में जितना था वो मुझे मिल गया, बाकी अगले वाले के हिस्से में। तो सीधी सी बात ये है कि जब आपके सर पे जब सामान रखा होता है तो आप अपने सर पे उठा के नहीं देखते कि मेरा, तो आप देखते दूसरे साइड में कि भाई मेरा सामान सुरक्षित है या नहीं है। बट इस लाइन का मतलब यही होता था कि आप अलर्ट रहें। लेकिन जब शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं तो हम अलर्ट नहीं रहते। और ये अलर्ट क्यों नहीं रहते इसके मैं रीजंस बताता हूँ आपको। कि बाज़ार जो है ना बहुत ही ज़्यादा चालाक है। यानी कि जितना एक इन्वेस्टर या ट्रेडर चालाक होता है, बाज़ार कहीं उससे ज़्यादा चालाक है।
यानी कि बाजार के अंदर जो बड़े निवेशक हैं वो अपना बहुत बड़ा पैसा अगर डाल रहे हैं तो वो इस बात को समझते हैं कि भाई हम क्या रिएक्ट करेंगे। तो हमारे अंदर एक सबसे खास बात ये होती है कि हमें महंगा खरीदने की आदत है। और महंगा खरीदने की आदत कैसे बनाई जाती है? टीवी चैनल्स के माध्यम से देखेंगे, सोशल मीडिया पे जो चीज़ चलने लगती है वो सोचते हो आप तो यार बहुत बढ़िया है, यही कीमती चीज़ है, इसी के पीछे लग जाओ, और लोग सब उसी को खरीद लेते हैं और वैल्यूएशन स्ट्रेच हो जाते हैं। बाजार बाद में गिरता है, उन शेयर्स के प्राइसेस नीचे आ जाते हैं और अगली बार वो शेयर नहीं चलते, दूसरे शेयर चलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो हमेशा चलते हैं, यानी कि जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। वो कुछ समय के लिए हो सकता है रुक जाएं, 2 महीने 6 महीने, लेकिन अगर वो रेगुलरली प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, रेगुलरली डिविडेंड दे रहे हैं, रेगुलरली रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा मेंटेन की, अच्छे से एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो उनको रोक पाना मुश्किल होता है। तो लेकिन बाज़ार में मोस्टली 75% से ज़्यादा शेयर्स अच्छा नहीं कर रहे होते फंडामेंटल बेसिस पे, लेकिन फिर भी उनके शेयर्स प्राइस अच्छा कर रहे होते हैं, क्योंकि रीज़न है साइकोलॉजी। तो और जो सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार होगी, ये रोडवेज बस तो लिखती है, लेकिन शेयर मार्केट नहीं लिखता। शेयर मार्केट ये कहता है कि भाई तू लापरवाह हो जा और तू पैसे लगा और तू भूल जा। तो जब हम तेरे को बर्बाद करने पे आएंगे तो सीधा सा ऐसा है, हम तेरे को पहले लालच देंगे और लालच में तू और शेयर खरीदेगा। मेरे पास बहुत सारे रोज़ ऐसे मैसेज आते हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ के मैसेज आते हैं जो हमारे व्यूअर्स भी भेजते हैं, कुछ हमारे फ्रेंड सर्कल में, सर इसका टारगेट तो ये हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, सर इसमें बताइए आप। तो मैं रोज़ उनको जो पढ़ता हूँ तो मैं सबसे पहले का क्या काम करता हूँ, 2-3 जो भी मेरे पास आता है तो मैं उनको सबसे पहले अपने जो है उसको स्कैनिंग करने की कोशिश करता हूँ। मैं उसकी बहुत सारी चीज़ें जो है देखता हूँ, कभी मैं आपको बताऊँगा भी कि क्या चीज़ें मैं ट्रैक करता हूँ। कि भाई मैं उसको सबसे पहले पी रेशियो देखूँगा, फिर मैं उस कंपनी के प्रमोटर को देखूँगा, कंपनी क्या प्रोडक्ट बना रही है उन चीज़ों को देखूँगा, क्या उस कंपनी में ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हैं या नहीं है, क्या वो कंपनी के जो लॉन्ग टर्म पी रेशियोज हैं वो क्या रही हैं, कंपनी ने पास्ट में अपने शेयरहोल्डर्स को क्या रिटर्न दिए हैं, कंपनी ने कैश फ्लोज किस तरीके के जनरेट किए हैं, और कैश फ्लोज में शॉर्टर टर्म में नहीं लॉन्गर टर्म में देखता हूँ, और क्या ये एक स्पेकुलेटिव मूव्स है या वास्तव में जेन्युइन मूव है। तो बहुत बार ऐसे जब हमारे पास 10 कंपनी आती हैं या इवन 20 कंपनी आती है तो हमारे को मुश्किल से एक कंपनी भी समझ में नहीं आती, और मैं अगर 100 में बोलूँ तो 100 में से केवल 5 कंपनी हमारे को समझ में आती है, 95 किसी न किसी कारण से हम उसको कैंसिल कर देते हैं। बेशक से वो शेयर प्राइस हमारे रिजेक्ट करने के बाद भी चले, लेकिन हमें ये पता है कि ये शेयर ट्रैप करेगा और बाद में हम इसमें से कभी नहीं निकल पाएंगे, यानी कि हम अपनी सावधानी खुद ही रखेंगे। तो बहुत सारे शेयर्स बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन आप उनसे कभी निकल नहीं पाओगे, क्योंकि बेच दोगे तो उसके बाद फिर वो चलेगा, आप खरीद लोगे, और जब गिरने की बारी आएगी आप उसको कभी बेच ही नहीं पाओगे। तो रीज़न ये है कि जो लालच है वो हमारे को सावधानी बरतने नहीं देता। तो मैं केवल यही आपके साथ चर्चा करूँगा कि भाई किस तरीके से FIIs और DIIs कि जो डेटा है वो किस तरीके से वर्किंग करते हैं। आइएगा मैं अब इसको थोड़ा सा आपको चर्चा में लूँ, और इस चर्चा के अंदर ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ी सी आपको लंबी भी लगे, लेकिन आप डेटा देखिएगा कुछ जो पीछे डेटाज आए हैं। अब देखिएगा FIIs का डेटा है, ये जो डेटा है ये कैश मार्केट का डेटा है, और ये जो कैश मार्केट डेटा है ये अगस्त तक के महीने का है। अब फरवरी से देखेंगे तो अगस्त तक। तो आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि देखिएगा इन्वेस्टर एक बायर है एक सेलर है, ये तो पक्का है। तो वो लोग क्या सोचते हैं, उनकी सोच क्या है, खरीदने वाले की सोच क्या है, खरीदने वाले की क्या मजबूरी है, बेचने वाले की क्या मजबूरी है, वो मैं अब आपको इस वीडियो में चर्चा जो है आराम से डिटेल से करूँगा। देखिएगा बाजार में ना बहुत तरीके के प्लेयर्स होते हैं, जिसमें से एक होता है इन्वेस्टर जो शेयर खरीदता है, इत्मीनान से बैठता है और इंतजार करता है। दूसरा होता है प्रॉक्सी इन्वेस्टर, भैया उसका खुद का तो पैसा लगा नहीं है, वो दूसरों का पैसा लेता है और बाजार में लगा देता है और कहता है भाई तेरा प्रॉफिट बनेगा तो बहुत बढ़िया है, तेरे प्रॉफिट में से हिस्सा लेंगे और तेरा पोर्टफोलियो मैनेज करने की भाई फीस तो मैं लूँगा ही लूँगा, तो मेरे पैसे तो बनने ही बनने हैं, तेरे को प्रॉफिट हो या लॉस हो, जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि DIIs, जिसके अंदर आपकी सारी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनियां भी हैं, बहुत सारे जो आप ये समझ सकते हैं कि PMS भी हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में आप कमाओ बेशक से कुछ भी, लेकिन वो आपके पोर्टफोलियो पे 4-5% जो है साल का जरूर से ज़रूर कमा लेंगे कम से कम। तो जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हैं या
तो उनका हमेशा नज़रिया पॉजिटिव रहेगा। बाजार में कुछ भी हो जाए वो आके हमेशा पॉजिटिव बोलेंगे DIs, क्योंकि उनको पता है यार आप पैसा कब दोगे, निवेशक पैसा कब देगा भाई, जब उसको अच्छी चीज़ें बताओगे तब देगा, या उसको ख़राब चीज़ें बताओगे तो देगा। लेकिन FIIs के साथ ऐसा नहीं है। FIIs का अपना पैसा लगा हुआ है, वो बिल्कुल विवेक से काम करते हैं। लेकिन FIIs में भी एक तबका ऐसा है जो कि जुआरी है। जुआरी मतलब ट्रेडर है, उसने FNO में ट्रेडर लेने हैं, उसने सट्टा खेलना है, तो उसका भी एक अपना एक नज़रिया है। वो शॉर्ट टर्म के लिए आया है, उसको 2, 4, 5 रुपये जो बनेंगे वो बना बनू के निकल जाएगा, फिर अगले दिन फिर उठेगा, या अगले हफ्ते के हिसाब सौदे लेगा, 10 दिन के सौदे लेगा, महीने के लेगा। वो जैसी तकदीर चल रही होगी उसके हिसाब से सौदे बनाते रहेगा। यानी कि तकदीर का मतलब है जैसी पूरे बाज़ारों की तकदीर चल रही होगी उसके हिसाब से वो काम करता रहेगा। तो ये सबकी सोच होती है। इसी के अलावा बहुत सारे जो है स्ट्रेटेजी लगा के जो है प्ले करते हैं, और वो एल्गोज में वो स्ट्रेटेजीज डाल देते हैं, और उसके हिसाब से बाजार चलता है, उनके कुछ ना कुछ पैसे बनते रहते हैं या कुछ ना कुछ बिगड़ते रहते हैं। तो ये बहुत तरीके के लोग हैं। कुछ लोग आर्बिट्राज करते हैं, एक जगह से खरीदते हैं दूसरी जगह बेचते हैं, कैश मार्केट से खरीदते हैं, FNO में बेचते हैं, या एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में बेचने वाला तो आजकल ज़माना ख़त्म हो गया। पहले BSE से NSE में बेचते थे, NSE से BSE में, तो वो तो अब नहीं है। हालांकि कैश मार्केट से FNO मार्केट में आर्बिट्रेज मिलता है आज की डेट में, तो बहुत लोग आर्बिट्रेज उस तरीके से करते हैं। तो बहुत तरीके के जो है व्यूज़ होते हैं। अब मैं आपके साथ इस वीडियो में मैं यहीं पे रोकता हूँ आपको, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। अगली वीडियो में मैं इन पूरे FIs के जो डेटाज हैं इनको किस तरीके से मैं रीड कर रहा हूँ, ये मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं कि भाई मैं किस तरीके से ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ों को, वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अभी इसका सेकंड पार्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो उसके लिए जुड़े रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।